हाय एवरीवन, दिस इज़ रिचा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से प्लाज्मा थेरेपी को जानेंगे, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आपके नॉलेज के नज़रिए से प्लाज्मा थेरेपी आपने सुना होगा, कोविड-19 के पेशेंट को उनके इलाज के लिए दिया जाता था। तो आज ये इस प्लाज्मा थेरेपी क्या है, या इसे क्यों अप्रूव किया गया था कोविड के इलाज के लिए, या फिर अभी हाल ही में इस प्लाज्मा थेरेपी को भारत सरकार के द्वारा खारिज कर दिया गया है। मतलब कि अब इस थेरेपी को कोविड मरीजों को नहीं दिया जाएगा। तो इन सारी ही चीज़ों के बारे में हम आज अपने इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग जाया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आप हमारे चैनल में नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, हमारा जो आज मेन डिस्कशन का टॉपिक है वो है प्लाज्मा थेरेपी, या व्हाई प्लाज्मा थेरेपी ड्रॉप्ड। तो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। इसको जानने से पहले सबसे पहले जानिए प्लाज्मा थेरेपी है क्या, या ये क्यों हाईलाइट हुआ था, क्यों चर्चा में रहा था। कोरोना से इलाज के लिए या कोरोना पेशेंट का संबंध जो है इस थेरेपी से होता है, या इस थेरेपी से अब तक था। एक वक्त था जब वैक्सीनेशन की दर जो है रेट बहुत ज़्यादा नहीं थी, या जब वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, उस वक्त हमारी गवर्नमेंट के पास इस थेरेपी के सिवा और कोई हथियार नहीं था कोरोना से लड़ने के लिए। वैसे तो देखा जाए तो ये प्लाज़्मा थेरेपी कोई नई थेरेपी नहीं है, इसका प्रयोग 19वीं सदी से होता चला आ रहा है। बात की जाए कि इस थेरेपी का प्रयोग कब हुआ था सबसे पहले, तो प्लाज़्मा थेरेपी का प्रयोग 1900 के आस-पास से इसका प्रयोग शुरू हुआ। 1918 में देखने को मिला, जब पूरी दुनिया में स्पेनिश फ्लू ने तबाही मचाई थी। उस वक़्त प्लाज़्मा थेरेपी के माध्यम से ही पूरी दुनिया में उसको कंट्रोल किया गया था, उस पर काबू किया गया था। उसके बाद बात की जाए कि प्लाज़्मा थेरेपी का प्रयोग कब हुआ, तब इसके बाद क्या हुआ था, जब स्वाइन फ्लू आया था 2009 में, और उसके बाद मार्च 2012 एमईआरएस आया, ये भी कोरोना की तरह ही एक वायरस था, और उसके बाद इबोला वायरस जब आया 2014 में। तो इन सभी महामारी के दरमियान अलग-अलग देशों में इस प्लाज़्मा थेरेपी के द्वारा इन महामारियों से इज़ाद पाया गया, कह लीजिए, या इलाज में इसका यूज़ किया गया। तो इस तरह से जब कोरोना की एंट्री हुई विभिन्न देशों में या हमारे देश में, तो उस वक़्त क्या था, हमारे साइंटिस्ट के पास इससे लड़ने का कोई भी तरीका उपलब्ध नहीं था, और कोई भी चीज़ या किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए उसकी मेडिसिन या वैक्सीन जो भी साइंटिस्टों द्वारा खोज की जाती है या बनाई जाती है, उसमें थोड़ा-सा वक़्त लगता है। तो उस वक़्त हमारे मेडिकल स्टाफ के पास सिर्फ़ ये थेरेपी अवेलेबल थी, प्लाज़्मा थेरेपी, जो कोरोना के रोगियों को दी जाती थी, ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके और कोरोना से उनकी जो लड़ाई है उसमें वो ठीक हो सकें, या ये मददगार साबित हो। अब ये तो मैंने इसका थोड़ा-सा इतिहास बताया प्लाज़्मा थेरेपी का। अब प्लाज़्मा थेरेपी को जानते हैं, लेकिन प्लाज़्मा थेरेपी ये तो आप सभी की ज़ुबान पे होगा। किसी से भी पूछ लिया जाए जो पढ़ा-लिखा नहीं भी है, वो भी बता देगा कि प्लाज़्मा थेरेपी जो है कोरोना के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता था। लेकिन अगर उन्हीं में से कुछ एक से पूछ लिया जाए कि आखिर ये प्लाज़्मा थेरेपी, ये प्लाज़्मा क्या है जो कि इस थेरेपी में यूज़ किया जा रहा है, तो शायद बहुत कम लोग इसका जवाब दे पाएँ। तो हम जब भी किसी भी चीज़ को जानें, उसके बारे में हर छोटी से छोटी चीज़ जानना बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि हमें उसके बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। तो प्लाज़्मा थेरेपी को जानने से पहले कुछ हम छोटी-छोटी टर्म्स को जानेंगे, जैसे प्लाज़्मा क्या होता है,
उसके बाद ब्लड क्या होता है, फिर एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, उसके बाद हम आएँगे प्लाज़्मा थेरेपी के बारे में। ये चीज़ें जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, तभी आप प्लाज़्मा थेरेपी के कॉन्सेप्ट को समझ पाएँगे। तो सबसे पहले बात की जाए कि प्लाज़्मा क्या है? प्लाज़्मा की बात की जाए तो आपका जो ब्लड होता है, सबके बॉडी में ब्लड होता है, तो ब्लड की एक ड्रॉप को ले लीजिए। ऐसे आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो ये चीज़ें आपको क्लियर दिख सकती हैं। फिर हम बात करते हैं ब्लड की, तो एक ब्लड में, ब्लड की एक ड्रॉप में क्या-क्या होता है। तो ब्लड को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो उसका लिक्विड पोर्शन होता है और दूसरा उसका सेल पोर्शन होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर साफ-साफ दिख रहा होगा। लिक्विड पोर्शन की बात की जाए तो ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है उससे ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। एक बार प्लाज्मा शब्द यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से प्लाज्मा की स्टोरी शुरू हो गई है, चीजें बस आप समझते जाइए। तो हमारे ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। और हमारे ब्लड में ये प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, तो 54.3% कह लीजिए, या फिर इसको 55% भी कह दिया जाता है, लेकिन जो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू दी जाती है वो 54.3% होती है। दूसरा आपको दिख रहा होगा क्या, सेल पोर्शन। ये सेल पोर्शन 45.7% हमारे ब्लड में होता है। ये सेल पोर्शन जो है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। मतलब हमारा लिक्विड पोर्शन जो कि प्लाज़्मा कहलाया, इसके अलावा हमारा ब्लड 3 और चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो क्या होता है? यही 3 चीज़ें जिससे मिलकर हमारा ब्लड बना होता है, इसे ही हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कहेंगे? सेल पोर्शन कहते हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये हमारे सेल पोर्शन के पार्ट होते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्ब सेल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स और प्लेटलेट्स। आगे हम इसके अमाउंट को जानेंगे कि ये कितने परसेंट होता है हमारे ब्लड में, या हमारे ब्लड में इसका रोल क्या होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके ब्लड के 4 पार्ट, आपका ब्लड जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या-क्या? एक तो ये लिक्विड पोर्शन मतलब प्लाज़्मा, दूसरा आरबीसी, तीसरा डब्ल्यूबीसी और चौथा प्लेटलेट्स। तो यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा-सा इस स्ट्रक्चर को और क्लियर किया जाए, तो मैंने जिसको रेड ब्लड सेल्स बोला था, ये हमारी साइंस की लैंग्वेज में इसके नाम की बात की जाए, जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या बोलते हैं, तो जब उसको हम साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसका नाम चेंज हो जाता है। आरबीसी की बात की जाए तो इसे हम साइंस की लैंग्वेज में एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो इसे हम साइंस की लैंग्वेज में ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और प्लेटलेट्स की बात की जाए तो इसे हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। और चौथा क्या था, हमारा ब्लड प्लाज्मा था, जो कि प्लाज्मा थेरेपी का मेन पार्ट था। ब्लड प्लाज्मा की बात की जाए कि इसमें क्या-क्या होता है, पहले ये जानते हैं, फिर हम डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स पर आएँगे। तो हमारे ब्लड प्लाज़्मा में, जो कि मैंने क्या बताया था, हमारा ब्लड प्लाज़्मा जो है वो 54.3% था, मतलब लिक्विड पोर्शन था ये 54.3%। तो इसमें 92% बात की जाए तो वाटर होता है हमारे प्लाज़्मा में, और 8% जो है एंटीबॉडीज़ होता है। इसी से मैंने कहा था कि आगे हम एंटीबॉडी और एंटीजन को भी जानेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारे प्लाज्मा का ही पार्ट होता है। तो जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, बिल्कुल भी प्लाज्मा थेरेपी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि हमारा प्लाज्मा 2 चीज़ों से बेसिकली मिलकर बना होता है, वाटर और एंटीबॉडीज से मिलकर के। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और यहीं पे थोड़ा-सा प्लाज़्मा का कार्य देख लेते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स पर आएँगे। प्लाज़्मा के कार्य की बात की जाए तो ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी और प्रोटीन को जहाँ-जहाँ भी जिन-जिन सेल्स में ज़रूरत होती है,
वहाँ तक ये पहुँचाने का कार्य करता है। जैसा कि आपको पता है हमारे प्लाज़्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो ये क्या करता है प्लाज़्मा, ये इन्हीं एंटीबॉडी को और जो प्रोटीन होती है उसको हमारी बॉडी में जहाँ भी ज़रूरत है, जिस भी सेल को ज़रूरत है, उस तक पहुँचाने का कार्य ये प्लाज़्मा करता है। और इसका दूसरा जो मेन एक और वर्क है, वो ये है कि जो हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसे शरीर से बाहर निकालने का भी कार्य यही प्लाज़्मा करता है, ठीक है? ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स पे। डब्ल्यूबीसी जिसे हमने व्हाइट ब्लड सेल्स कहा, ये हमारे ब्लड में 1% से कम अमाउंट में होता है। मतलब डब्ल्यूबीसी के एग्जैक्ट परसेंट की बात की जाए तो 0.7% के आसपास होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी को कहते हैं और ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा। आरबीसी की बात की जाए तो ये रेड ब्लड सेल्स होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से यह इसका कलर जो है वो रेड होता है। तो रेड ब्लड सेल्स की बात की जाए तो हमारे ब्लड में ये 45% होता है, ठीक है? इसके बाद प्लाज़्मा तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। प्लेटलेट्स की बात की जाए तो ये भी लेस देन 1% हमारे ब्लड में होता है। अब जल्दी से इन तीनों का काम देख लेते हैं, इसका रोल क्या है हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में। सबसे पहले हम आरबीसी की बात करें, रेड ब्लड सेल्स की, तो यह 45% होता है हमारे ब्लड में। और इसका कार्य क्या होता है, जो इस ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन की मदद से क्या करता है, ये हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में किसके द्वारा होता है, तो वो इस आरबीसी के द्वारा ही होता है। अब आते हैं यहाँ पे डब्ल्यूबीसी पे। तो डब्ल्यूबीसी का जो एक मेन रोल होता है, ये क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम से संबंधित होता है। जैसे कि ये एंटीबॉडी को बनाता है किसी एंटीजन से लड़ने के लिए। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आगे हम एंटीबॉडी और एंटीजन को भी जानेंगे। फिलहाल बस आप यहाँ पर इतना दिमाग में रखिए कि आरबीसी का क्या काम होता है। तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में करता है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की मदद से। और इसके बाद डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है, मतलब हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है। ये क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो कि हमारा हमें बाहर से जो भी बैक्टीरिया, वायरस आ रहा है, उससे लड़ने में मदद करता है, ठीक है? अब बात की जाए तीसरा प्लेटलेट्स की, तो ये ब्लड सेल का तीसरा पार्ट होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके कहीं भी कट हो जाता है, हाथ में पैर में कहीं भी चोट लग जाती है और ब्लड निकलने लगता है, तो कुछ वक्त के बाद, कुछ सेकंड के बाद देखेंगे कि वो ब्लड निकलना खुद ब खुद बंद हो जाता है। और जहाँ से ब्लड निकल रहा है उसके ऊपर एक बहुत पतली सी लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो ये काम कौन कर रहा है? प्लेटलेट्स कर रहा है। मतलब प्लेटलेट्स का क्या काम है? ब्लड क्लॉटिंग के लेवल को ये मेंटेन करता है। अगर आपकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है तो ये क्या करेगा, थोड़ी देर पे उस जगह पे, उस निशान पे, उस कट पे एक लेयर बना देगा, जिससे ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। मतलब ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है क्या, हमारा प्लेटलेट्स। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हमने डब्ल्यूबीसी में एंटीबॉडी का नाम लिया था, तो आगे मैं आपको एंटीबॉडी और एंटीजन को भी बताऊँगी। इससे पहले प्लाज़्मा को मैंने बता ही दिया है कि ये प्लाज़्मा होता क्या है हमारा, प्लाज़्मा का रोल बता दिया, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है। इसके बाद बात करते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है। तो सबसे पहले एंटीबॉडी आया था हमारे अ, हमारे प्लाज्मा में, सॉरी। तो इसको डिस्कस करते हैं। 8% हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है। इस एंटीबॉडी का क्या काम होता है, तो सीधा सा मतलब आज हम 4-5 दिन से कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बारे में बहुत बार हमने एंटीबॉडी का जिक्र भी किया है।
बिल्कुल सीधे शब्दों में मैं आपको एंटीबॉडी को एक्सप्लेन करूँ तो एंटीबॉडी क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन मतलब कोई भी रोगाणु, पैथोजन कहिए तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या पैरासाइट कुछ भी जब भी हमारी बॉडी में अटैक करता है, तो हमारी बॉडी क्या करता है, हमारी हमारा जो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में होता है, वो एक हथियार तैयार करता है। इसी हथियार को हम एंटीबॉडी नाम देते हैं। ये एंटीबॉडी क्या करता है, पैथोजन के खतरनाक हिस्से को ढकने का काम करता है या उसे काटने का काम करता है। बिल्कुल आसान से शब्दों में अगर कभी भी आपसे कोई एंटीबॉडी पूछे, तो ये क्या होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये एंटीबॉडी क्या करता है, हमारे शरीर में जो भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस अटैक करता है, उससे लड़ने में मदद करता है। अब बाकी ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, बहुत बार पढ़े होंगे, मैंने ये आपको बता भी दिया। एंटीबॉडी के बाद हम अब एंटीजन में, हाँ, कोरोना वायरस का भी मैंने नाम लिया, तो कोरोना वायरस के केस में देखा जाए तो एंटीबॉडी का क्या काम, एंटीबॉडी वहाँ पर कहाँ था, तो हमारे लंग्स के ऊपर जो सेल थी, वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ वहाँ पे कोरोना के केस में हमने क्या देखा था, अगर हम एंटीजन और एंटीबॉडी को कोरोना से कंपेयर करें, तो हमारा जो कोरोना में स्पाइक प्रोटीन होता है, वो क्या होता है, वो एंटीजन का काम करता है। और जो वैक्सीन होती है, जो हमें वैक्सीन दी जाती है, वो एक एंटीबॉडी होती है, जो कि कोरोना को इस स्पाइक प्रोटीन को नष्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी में डिफरेंस समझ में आया। बाकी साइंस की लैंग्वेज में मैंने एंटीबॉडी आपको बता दिया। एंटीजन की बात की जाए, तो हमारा जो पैथोजन मतलब जो वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट होता है या फंगस होता है, इसका वह पार्ट जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, उसे ही हम एंटीजन कहते हैं। जैसे कि पूरा का पूरा कोरोना वायरस जो है वो एंटीजन नहीं है। इस कोरोना वायरस में जो स्पाइक प्रोटीन होती है, यही क्या करती है, यही एंटीजन का काम करती है, क्योंकि यही स्पाइक प्रोटीन ही तो हमारे लिए नुकसानदायक है। एक दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, तो आप मॉस्क्यूटो मच्छर का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो पूरा का पूरा मच्छर हमारे लिए एंटीजन का काम नहीं करता, बल्कि मच्छर का वो पार्ट जहाँ से वह हमारी बॉडी में अपने ज़हर को इंजेक्ट करता है, वो क्या होता है, एंटीजन होता है। और एंटीबॉडी क्या होती है, उस चीज़ से लड़ने में जो चीज़ हमारी मदद करती है, वो एंटीबॉडी होती है। ठीक है? हमारी बॉडी जो है हर स्पेसिफिक एंटीजन के लिए उतने ही स्पेसिफिक एंटीबॉडी को तैयार करती है। इसी तरह से हमारा शरीर एंटीजन के असर को ख़त्म करता है। तो इस तरह से मतलब जितने अमाउंट में हमारी बॉडी में एंटीजन है, उतने ही अमाउंट में एंटीबॉडी का भी होना ज़रूरी होता है। अब कोरोना के केस में बात की जाए, इसमें क्या होता है, इतने लार्ज अमाउंट में एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश करता है या हमारी बॉडी के अंदर जाके ये वायरस जो है, ये इतने ज़्यादा अमाउंट में एंटीजन का श्रावण करता है, एंटीजन तैयार करता है, कि हमारी बॉडी तुरंत से एंटीबॉडी का निर्माण नहीं कर पाती। और जब एंटीबॉडी बनने में वक्त लगता है, तो क्या कहा जाता है कि मरीज जो है वो गंभीर अवस्था में, क्योंकि उसकी बॉडी, उसका इम्यून सिस्टम उस एंटीजन से लड़ने में सक्षम नहीं है या लड़ नहीं पा रहा है। ऐसी कंडीशन में वैक्सीन सामने आई और वैक्सीन जो है वो एंटीबॉडी के तौर पे हमारी बॉडी को दी जाने लगी, ताकि एक्स्ट्रा एंटीबॉडी हमारी बॉडी में जाता रहे और वो वायरस से लड़ सके, उस एंटीजन से लड़ सके। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्लाज्मा का बता दिया, ब्लड का बता दिया, एंटीजन और एंटीबॉडी का बता दिया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, और प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इसको जानते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, एक जैसे कोई भी व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुका है, मतलब जो कोरोना का पेशेंट था अब वो ठीक हो चुका है, तो उस ठीक हुए व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाता है। तब क्या किया जाता है, इस प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से उस जो व्यक्ति ठीक हो चुका है कोरोना से, उसके शरीर से उस प्लाज्मा को लिया जाता है जिसमें एंटीबॉडी होती है,
और उसे इन्फेक्टेड व्यक्ति को दे दिया जाता है, ताकि उसकी बॉडी पर जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडी बनाने का प्रेशर है, वो ज़्यादा उस पर ना पड़े और उसे बाहर से वो एंटीबॉडी दे दी जाए। रेडीमेड तौर पे उसे एंटीबॉडी देने की जो प्रोसेस होती है, यही क्या कहलाता है, प्लाज़्मा थेरेपी का। बिल्कुल ही आसान शब्दों में, जैसे यहाँ आपको इमेज में भी ये चीज़ें दिख रही है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पहले कोरोना था, अब वो ठीक हो चुका है, और ये ऐसा व्यक्ति है जिसे अभी कोरोना हुआ है। तो इस ठीक हुए व्यक्ति का जो प्लाज़्मा है वो इस व्यक्ति को दे दिया गया है, तो इससे क्या होगा, अब ये कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो है इसे को पाके या इस प्लाज़्मा को पाके जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ शर्तें दी गई थी कि प्लाज़्मा डोनर बनने के लिए क्या-क्या शर्तें ज़रूरी है, वो बेहद ही इम्पोर्टेंट थी। तो सबसे पहले तो प्लाज़्मा वही डोनेट कर सकता था जो 17 साल से ऊपर का हो और पूरी तरह वो कोरोना से ठीक हो चुका हो। उसके बाद उसके शरीर में जो ब्लड वॉल्यूम है वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब उसका ब्लड लेवल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लाज़्मा जो डोनेट होता है वो ब्लड ही तो डोनेट होता है, ब्लड के अंदर प्लाज़्मा होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे आपको दिख रहा होगा कि डोनर बनने के लिए आपका जो वेट है वो कम से कम 50 केजी होना चाहिए। फिर कोविड-19 से उबरने के बाद ही आप एज़ अ डोनर प्लाज़्मा डोनेट कर सकते थे। मतलब 14 दिन के बाद ही, अगर आप कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो 14 दिन के बाद ही आप अपना प्लाज़्मा डोनेट कर सकते थे, उससे पहले नहीं, क्योंकि कम से कम 14 दिन के बाद ही आपकी बॉडी में जो है वो एंटीबॉडी बनना शुरू होता है। तो इस तरह से योग्य डोनर हर 28 दिन में अपना प्लाज़्मा डोनेट कर सकता था। ये सारी गाइडलाइन तब की है जब प्लाज़्मा थेरेपी एक कारागार थेरेपी के रूप में कह लीजिए, या जिस वक़्त हमारे पास कोरोना से लड़ने का और कोई दूसरा हथियार नहीं था, उस वक़्त प्लाज़्मा थेरेपी दी जाती थी और ये सारी गाइडलाइन तब आई हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अब क्या होता है कि प्लाज़्मा डोनर ने प्लाज़्मा डोनेट किया। प्लाज़्मा क्या होता है, ये हमारे ब्लड का ही एक पार्ट है, मैंने बताया। तो वो हॉस्पिटल में जाता है और जिस तरह से हम ब्लड डोनेट करते हैं, सेम उसी तरह से डोनेट किया जाता है ब्लड को। ब्लड को डोनेट करने के बाद अब डॉक्टर्स क्या करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के माध्यम से वो ब्लड में मौजूद सारी चीज़ों को अलग कर लेते हैं। जैसे कि प्लाज़्मा को अलग कर लेते हैं, उसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को अलग कर लेते हैं। हमारे काम का क्या है, वो प्लाज़्मा है, बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हमें नहीं चाहिए होता है। मतलब कोविड पेशेंट को नहीं चाहिए, उसे सिर्फ़ प्लाज़्मा चाहिए रहता है, क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो इसी प्लाज़्मा के अंदर होता है। तो प्लाज़्मा बेसिकली येलो कलर का होता है। बहुत से जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर क्या किया जाता था, जो डोनर होते थे, जो अपना ब्लड डोनेट करते थे, तो उनके ब्लड से प्लाज़्मा को अलग कर लिया जाता था। बाकी ब्लड में जो चीज़ें बच गई हैं, वो वापस से उनकी बॉडी में डाल दिया जाता था, ताकि क्योंकि उसकी ज़रूरत जो है वो इन्फेक्टेड व्यक्ति को नहीं है, तो वो जो काम की चीज़ें हैं जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स है, तो डोनर की बॉडी में वापिस से डाल दिया जाता था, लेकिन ये सिर्फ़ कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में ये प्रोसेस होता था। नॉर्मली क्या होता था, पूरा का पूरा ब्लड ही उसमें से प्लाज़्मा को अलग किया जाता था और वो पेशेंट को दिया जाता था। ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के माध्यम से इस तरह से एक बीकर में चीज़ों को डिवाइड किया जाता था, एक टेस्ट ट्यूब में, सॉरी। फिर अब देखते हैं, ये तो था किस तरह से लैब में प्लाज़्मा को लिया गया और वो एक इन्फेक्टेड पर्सन को दिया गया। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बाकी परसेंटेज मैंने ऊपर भी आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि जब इस थेरेपी को कोरोना रोगियों को दिया जा रहा था, तो अचानक से इसे बंद क्यों कर दिया गया? इस थेरेपी को खारिज क्यों कर दिया गया? अभी हाल ही में 17 मई को भारत सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की, एक नई गाइडलाइन, जिसमें उन्होंने प्लाज़्मा थेरेपी को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि किसी भी हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट को प्लाज़्मा थेरेपी अब नहीं दी जाएगी।
तो आखिर ऐसा क्यों किया गया? अब ये जानना हमारे लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात की जाए कि आईसीएमआर जो कि कोरोना से रिलेटेड रिपोर्ट जारी करता है अ, चीज़ों को टेस्ट करके, तो आईसीएमआर के एक्सपर्ट पैनल ने अपना जो एक्सपर्ट पैनल थी उन्होंने पाया कि ये थेरेपी जो है बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है कोरोना को कम करने में। इन्होंने पूरा इसका एक डाटा भी जारी किया। एग्जाम्पल के तौर पे आईसीएमआर को जाना जाए तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि कोरोना पर इस वक्त रिसर्च कर रहा है और अपनी रिपोर्ट्स जारी कर रहा है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इन्होंने रिपोर्ट जारी की और समझाने की कोशिश की कि आखिर क्यों ये अ, कोरोना रोगियों के लिए मददगार नहीं है। इन्होंने बताया कि ये बहुत ही कम इफ़ेक्टिव होता है, मतलब ये इनइफ़ेक्टिव है प्लाज़्मा थेरेपी। इसमें वक़्त ज़्यादा बर्बाद होता है और इसकी रिकवरी प्रोसेस जो है वो बहुत ही कम है। इस वजह से और प्लाज़्मा थेरेपी काफ़ी महँगी है। इसके साथ ही जो प्लाज़्मा डोनर है उसमें एक तो वो अभी तुरंत से ठीक हुआ है, उसमें भी बहुत तनाव रहता है उसको देने के लिए कि हॉस्पिटल में जाना है, मुझे डोनेट करना है। और जो प्रेज़ेंट में कोरोना पेशेंट है, उसको भी चिंता रहती है कि मुझे मिलेगा डोनर या नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये मेंटली टॉर्चर बहुत करता था ये थेरेपी लोगों को। और जो अब मुद्दे की बात करते हैं आईसीएमआर के एक्सपर्ट की, इनकी रिपोर्ट की बात करते हैं, तो इन्होंने क्यों आखिर ये फैसला किया कि कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए प्लाज़्मा थेरेपी हटा देनी चाहिए। इन्होंने समझाने की कोशिश की, इन्होंने अपना जो रिसर्च है वो अ 465 रोगियों पर किया। 465 रोगी जो कोरोना के रोगी थे, जो कोरोना के पेशेंट थे, उन्होंने अपना रिसर्च इन 465 रोगियों पे किया। इनमें से इन्होंने 235 लोगों को क्या किया, 235 लोगों को इन्होंने प्लाज़्मा थेरेपी दिया, मतलब पीटी थेरेपी दिया और 229 लोगों को इन्होंने बेस्ट ट्रीटमेंट दिया, मतलब दवाइयों के माध्यम से अच्छे हॉस्पिटल्स में एडमिट करा के उनका उपचार किया। तो जो आईसीएमआर था, जो उनके एक्सपर्ट पैनल थे, उन्होंने पाया कि प्लाज़्मा थेरेपी मतलब 28 दिनों तक इसकी टेस्टिंग की गई और 28 दिनों के बाद इन्होंने पाया कि प्लाज़्मा थेरेपी जिन 235 लोगों को दिया गया, उसमें से 44 लोग मर गए। और जिन 229 लोगों को बेस्ट ट्रीटमेंट दिया गया, मतलब ट्रीटमेंट या दवाओं के द्वारा उनका इलाज हो रहा था कोरोना का, उनमें से सिर्फ 41 लोग ही मरे। तो सीधा-सा आपको अंतर दिख रहा होगा कि प्लाज़्मा थेरेपी एक तो इतना तामझाम और इतना रिस्की उसमें होता है चीज़ें, इतना कॉस्टली, टाइम टेकिंग सब कुछ होता है, उसके बाद उससे 44 रोगी मर गए। लेकिन सिर्फ़ इलाज से अगर बेस्ट ट्रीटमेंट दिया गया रोगियों को, तो सिर्फ़ 41 लोग मतलब 41 लोग ही मरे। फिर आगे मृत्यु तक मतलब सिर्फ़ 41 लोग ही पहुँच पाए। इसका मतलब कहा जाए सीधा-सीधा तो 100 में से कोई एक ही इस थेरेपी से बच रहा था, 99 लोग मर जा रहे थे इस थेरेपी से। इस तरह से आईसीएमआर के एक्सपर्ट ने पाया कि इस थेरेपी को यूज करने का, कोरोना के मरीजों को देने का कोई मतलब ही नहीं है, जब उतने ही रोगी, उससे कम लोगों को हम बेस्ट ट्रीटमेंट देके बचा ले रहे हैं, ज़्यादा लोगों को बचा रहे हैं और कम मृत्यु दर हो रही है, तो फिर इस थेरेपी को देने का क्या मतलब है? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट्स आई थी आईसीएमआर की, उनकी गाइडलाइंस, वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। मैंने कई न्यूज़पेपर से और आईसीएमआर की साइट में जाके ये चीज़ें पढ़ी और आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें बताई। अब इसके बाद एक बेहद ही इम्पोर्टेंट बात की जाए कि प्लाज़्मा थेरेपी को इंग्लैंड में भी देने से मना कर दिया गया।
वहाँ पर भी रोक लगा दिया गया कोरोना मरीज़ों को ये थेरेपी देने से। इंग्लैंड की एक अ, इंग्लैंड की एक जो मैगज़ीन कह लीजिए है, द लैंसेट जर्नल, उसने पब्लिश किया था कि अ, नेशनल हेल्थ सर्विसेज़ ने, मतलब इंग्लैंड की जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज़ है, जो लोगों को फ्री मेडिकल की सुविधा मुहैया कराती है, उन्होंने अपने यहाँ के इंग्लैंड के 177 177 हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों पर रिसर्च किया। कितने कोरोना मरीजों पर? 16,227 कोरोना मरीजों पर। ये सारी बातें मैं जो बता रही हूँ, ये इंग्लैंड की जो लैंसेट पत्रिका, जो द लैंसेट जर्नल है, वहाँ पर उसमें पब्लिश की गई थी ये सारी चीज़ें। वही मैं आपको बता रही हूँ, और ये वहीं से अ, उस मैगज़ीन की ही चीज़ें आपको दिख रही हैं स्क्रीन में। तो जो लैंसेट है, उसने जारी किया, उसने पब्लिश किया कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज़ ने अपने यहाँ के जो इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विसेज़ है, उन्होंने अपने यहाँ के 177 हॉस्पिटल में 16,287 मरीजों पर एक्सपेरिमेंट किया, जो कि कोरोना से इन्फेक्टेड थे। इसमें से एक 11,558 रोगी उन्होंने ऐसे पाए, जो कि मतलब जिन्हें ये थेरेपी दी गई, सीधा-सा कह लीजिए। 16,000, देखिए 16,227 लोगों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें से 11,558 लोगों को एलिजिबल पाया ये प्लाज़्मा थेरेपी देने के लिए। अब यहाँ से आते हैं और इस प्लाज़्मा थेरेपी की कहानी को देखते हैं कि क्या है। 11,558 लोगों पे इन्होंने, जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज़ है, इन्होंने प्लाज़्मा थेरेपी दे दी। अब 11,558 लोग एलिजिबल पाए गए, जो कि उनके रिसर्च में शामिल हुए। इसमें से इन्होंने 5,795 लोगों को प्लाज़्मा थेरेपी दी, और 5,763 लोगों को बेस्ट ट्रीटमेंट दे दिया। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आईसीएमआर की आपने रिपोर्ट देखी, उनका डाटा देखा। इन्होंने 11,558 लोगों पे रिसर्च किया, जिनको डिवाइड कर दिया 2 भागों में। आधे लोगों को, मतलब 5,795 लोगों को इन्होंने प्लाज़्मा थेरेपी दी, और 5,763 लोगों को क्या किया, इन्होंने बेस्ट ट्रीटमेंट दिया। इसके बाद इन्होंने इन्होंने 28 दिन के बाद पाया कि 5,795 लोग जिन्हें प्लाज़्मा थेरेपी दी गई, उसमें से इन्होंने देखा कि 1,399 लोग मर गए। मतलब कहा जाए तो लगभग 24% लोग मर गए 100% में से प्लाज़्मा थेरेपी से। फिर इन्होंने पाया कि जो बेस्ट ट्रीटमेंट इन्होंने 5,763 लोगों को दिया था, इसमें से 1,408 लोग भी मर गए। मतलब देखा जाए परसेंटेज में, तो दोनों ही अप्रॉक्सिमेट है, बराबर है। 24% लोग प्लाज़्मा थेरेपी से मर रहे हैं, और 24% लोग ही बेस्ट ट्रीटमेंट से मर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का परसेंटेज है, वो देखा, तो जो प्लाज़्मा थेरेपी के रोगी थे, वो 12 दिन ले रहे थे ठीक होने में, रिकवर होने में, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में। जबकि जिन कोरोना पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, वो सिर्फ़ 11 ही दिन ले रहे थे रिकवरी में और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में। तो इस तरह से जो लैंसेट रिसर्चर्स हैं, उन्होंने पाया कि प्लाज़्मा थेरेपी देने का कोई लॉजिक ही नहीं है, अगर हम कोरोना के रोगियों को बेस्ट ट्रीटमेंट देकर ही उन्हें जल्दी रिकवर कर ले रहे हैं। तो इस थेरेपी को, जो कि इतनी कॉस्टली है, और जहाँ पर डॉक्टरों के ऊपर और हॉस्पिटल के ऊपर इतना प्रेशर है, तो इस तरह की थेरेपी देने का कोई मतलब नहीं था। तो इस तरह से इंग्लैंड में सबसे पहले नेशनल हेल्थ सर्विसेज़ ने इस थेरेपी को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। तो ये चीज़ें आपको अब समझ में आ गई होगी हमारी इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ वही चीज़ें जो लैंसेट मैगज़ीन में चीज़ें निकली हुई थी, उस पेस्ट कॉपी है यहाँ पे।
तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ना होगा तो बाकी मैंने समझा दिया है आपको सारी ही चीज़ें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर प्लाज़्मा थेरेपी को क्यों भारत सरकार ने ख़ारिज कर दिया। अब प्लाज़्मा थेरेपी का कोई रोल नहीं होगा कोरोना के मरीजों के लिए। अब प्लीज़ आप लोग भी इसके प्रति जागरूक रहिए। अगर आपसे कोई प्लाज़्मा डोनेट करने को बोलता है, तो उन्हें आप समझाने की कोशिश करिए कि इसका अब कोई मतलब नहीं है और प्लाज़्मा के पीछे लोग ना भागें, बल्कि वैक्सीनेशन करवाएँ और हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएँ। मैं कोशिश करती हूँ आपको हर चीज़ क्लियर करने की, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं भी थोड़ी-सी भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट के माध्यम से आप हम तक अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पहुँचाया करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें क्लियर करके ही आगे बढ़ूँगी। तो आज का हमारा ये वीडियो प्लाज़्मा थेरेपी पर था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।